हर बार जब फीफा वर्ल्ड कप आता है तो इंडियन फैंस सिर्फ दर्शक बनकर रहते हैं। ना मेसी हमारा है, ना रोनाल्डो और ना ही नेमार हमारा है। टीवी के सामने बैठकर हम दूसरों के हीरोज़ को चेयर करते हैं, लेकिन हमारे पास जो लेजेंड है उसकी कोई कदर नहीं करता। क्या आपको भी कभी ये बात छुपी है? फुटबॉल जो ब्राज़ील में भगवान की तरह है, अर्जेंटीना में एक जुनून है और यूरोप में एक कल्चर है, वो हमारे देश में बस आज भी एक ऑप्शनल गेम बनकर रह गया है। 140 करोड़ की आबादी से भरा हमारा देश, जहाँ हर गली में बच्चे भागते तो है लेकिन फुटबॉल नहीं, सिर्फ क्रिकेट के पीछे। ऐसा क्यों हुआ? क्यों हम फुटबॉल वर्ल्ड कप के पोस्टर बॉय अभी तक नहीं बन पाए? क्या हमारे खिलाड़ियों में फीफा के लिए वो जुनून नहीं है? आज हम जानेंगे इतनी पोटेंशियल और इतनी यूथ पावर होने के बावजूद भी इंडिया अब तक एक फुटबॉल सुपर पावर क्यों नहीं बन पाया। फुटबॉल एक ऐसा खेल जिसने दुनिया को जोड़ा है, लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी एक छोटे से देश इंग्लैंड में। 19वीं सदी के अंत में इंग्लैंड की गलियों और स्कूल में लोग एक लेदर की बॉल को लात मारते थे और यही था फुटबॉल का रॉ वर्जन। साल 1863 में इंग्लैंड में फुटबॉल एसोसिएशन बनी, जिसने पहली बार इस खेल के लॉ जो है वो तय किए। तभी से मॉडर्न फुटबॉल की नींव रखी गई। While there isn't one single founder, Ebenezer Cobb Morley is widely regarded as the father of the Football Association and the modern game of association football। और फिर आया साल 1904, जब पेरिस में 7 देशों ने मिलकर फीफा की स्थापना की। दोस्तों 1904 में उस टाइम पर जो 7 देश मिलकर आए थे वो थे फ्रांस, बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और स्विट्ज़रलैंड। और यही से जन्म हुआ फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन का। आज फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं, एक ग्लोबल इमोशन बन चुका है। 200 मिलियन से ज़्यादा लोग आज फुटबॉल एक्टिवली खेलते हैं और ये देश 200 से भी ज़्यादा देशों में ये पॉपुलर स्पोर्ट है। फीफा वर्ल्ड कप इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। 2022 में कतर में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ उसने तो हिस्ट्री ही क्रिएट कर दी। लगभग 5.4 बिलियन व्यूज़ ग्लोबली जो है वो इस फीफा वर्ल्ड कप से आए, यानी दुनिया की आधी आबादी से भी ज़्यादा लोगों ने फुटबॉल मैचेस उस टाइम पे देखे थे। अगर हम सिर्फ फाइनल मैच की बात की जाए जो कि अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में हुआ, उसी को 1.5 बिलियन लोगों ने देखा था। फुटबॉल ये सिर्फ एक गेम नहीं रहा है, बल्कि ये बिजनेस, ब्रांडिंग और बिलियन ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री बन चुका है। स्टेडियम्स जो है वो सोल्ड आउट हो जाते हैं, जर्सीज वर्थ करोड्स और फैन क्लब्स इन एवरी कंट्रीज। लेकिन सवाल ये है, जहां बाकी दुनिया इस खेल में अपनी पहचान बना चुकी है, भारत आज भी इस खेल को साइडलाइन क्यों करता है? तो सबसे पहले समझते हैं कि इंडिया में फुटबॉल आया कैसे। तो जब अंग्रेज़ों ने भारत पर राज करना शुरू किया तो उनके साथ साथ ही फुटबॉल भी इंडिया में आ गया। 1800 के टाइम पे जब ब्रिटिश ऑफिसर्स और सैनिक अपने टाइम पास के लिए फुटबॉल खेलते थे, ये शुरुआत में सिर्फ एंग्लो इंडियंस और ब्रिटिश क्लब्स तक ही सीमित था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ये खेल जो है वो बंगाल की गलियों में आने लगा और फिर जो हुआ उसने तो पूरी हिस्ट्री क्रिएट करके रख दी। और दोस्तों फिर आता है साल 1889। ये वो साल रहता है जब कि मोहन बागान एथलीट क्लब का जन्म होता है। मोहन बागान इंडिया का पहला बड़ा फुटबॉल क्लब था और इसके बाद आए ईस्ट बंगाल और मोहम्मदियन स्पोर्टिंग जैसे आइकॉनिक क्लब्स, जिन्हें दिया फुटबॉल को बंगाली आइडेंटिटी का वो हिस्सा बना दिया जो कि आज तक बंगाल से जुड़ा हुआ है। साल 1911 में मोहन बागान ने जो किया वो सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि फ्रीडम स्ट्रगल का भी सिंबल बन गया, क्योंकि उस टाइम पे मोहन बागान ने ब्रिटिश आर्मी की ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट को IFA शील्ड के फाइनल में हराया था। ये पहली बार ही हुआ था जब इंडियन प्लेयर्स ने बिना शूज़ पहने अंग्रेज़ों की टीम को धूल चटाई थी। ये जीत सिर्फ एक ट्रॉफी की नहीं थी, ये था कॉलोनियल प्राइड का जवाब। फुटबॉल अब एक पॉलिटिकल एक्सप्रेशन बन चुका था। बंगाल में फुटबॉल बन चुका था एक एलिट क्लासेस और मजदूरों का दोनों का जुनून, क्योंकि फैक्ट्री वर्कर्स, क्लर्क्स, स्टूडेंट सब मैदान में अपना पसीना बहाते थे। और उस टाइम का कोलकाता बन गया था इंडिया का द मेक्का ऑफ इंडियन फुटबॉल। लेकिन आपको पता है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि फ़ुटबॉल जो था वो सिर्फ बंगाल तक ही लिमिटेड था। इसकी रीच जो है वो नेशनल लेवल तक उस टाइम पर भी नहीं पहुंची थी। आज के टाइम में हम कह सकते हैं कि हम भले ही फीफा रैंकिंग्स में गुमनाम हैं, लेकिन एक दौर था जब इंडिया फुटबॉल का राजा हुआ करता था।
साल 1951 एशियन गेम्स जो कि उस टाइम पे दिल्ली में हुए थे और फर्स्ट टाइम ही एशियन गेम्स हुए थे। आज़ादी के सिर्फ 4 साल बाद इंडिया ने जो है वो गोल्ड मेडल जीता था। सुभाष चक्र, तिरंगा, फुटबॉल की एक नई पहचान बन रही थी। फिर आता है साल 1956 मेलबर्न ओलंपिक्स। इंडिया ने सेमीफाइनल्स तक का सफ़र उस टाइम पर तय किया था। यस, हम कह सकते हैं कि हम दुनिया की टॉप 4 टीम्स में थे। उस वक्त के जो था वो एक अनइमेजिनेबल टाइम था, क्योंकि बेयरफुट खिलाड़ियों ने दुनिया को चौंका दिया था। इस गोल्डन एरा के पीछे एक नाम था सैयद अब्दुल रहीम। इंडिया के फुटबॉल के हम बोल सकते हैं कि वो द्रोणाचार्य बोल सकते हैं उन्हें। वो सिर्फ एक कोच नहीं थे, वो एक विजनरी और स्ट्रैटेजिस्ट भी थे। उनके अंडर हिज गाइडेंस इंडिया ने डिसिप्लिन, टेक्निक और यूनिटी सीखी। लेकिन फिर आया एक ऐसा मोड़ जो इतिहास का सबसे बड़ा अगर क्या होता बन गया। बात है 1950 फीफा वर्ल्ड कप जो कि ब्राज़ील में हुआ उसकी। इंडिया को ऑफिशियल इनवाइट मिला था, लेकिन यस वी वर क्वालिफाइड टू प्ले, लेकिन हम गए नहीं। क्यों? कुछ कहते हैं कि कारण था कि प्लेयर्स बेयरफुट थे। कुछ कहते हैं कि गवर्नमेंट ने जो है वो सीरियसनेस उस टाइम पे फीफा को लेके उतनी नहीं दिखाई थी। और कुछ लोगों का कहना है कि ट्रैवल, फंडिंग और प्लानिंग जो है वो पूरी तरह से मिसिंग थी। लेकिन वजह जो भी हो, वो मौका हमें हमेशा के लिए जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि वो निकल गया तो और फिर हुआ क्या कि गोल्डन एरा जो था फुटबॉल का इंडिया में, वो जो वहीं से जो है वो डिक्लाइन शुरू हुआ। रहीम साहब की भी कुछ समय बाद फिर मौत हो गई और सिस्टम भी जो है फुटबॉल का वो ढहने लगा। धीरे धीरे फुटबॉल का इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया से जो है वो गायब होने लगा। और फिर क्रिकेट ने फुटबॉल को जो है वो धीरे धीरे जो है हम कह सकते हैं कि उनके ताबूत पर जो है वो आखिरी कील ठोकना क्रिकेट ने शुरू कर दिया। इंडिया में फुटबॉल सिर्फ हार नहीं रहा था, वो धीरे धीरे भुलाया भी जा रहा था। इसकी बहुत सी वजह थी, लेकिन सबसे बड़ी वजह हम कह सकते हैं कि क्यों एक ग्लोबल स्पोर्ट फुटबॉल होने के बावजूद भी हमारी मिट्टी में वो जड़ें नहीं जमा सका। तो सबसे पहला कारण है क्रिकेट का डोमिनेंस। 1983 वो साल रहता है जैसे ही कपिल देव ने वर्ल्ड कप उठाया, फुटबॉल की आखिरी उम्मीदें भी धुंधली हो गई। क्रिकेट अब जो है वो रिलीजन इंडिया में बनने जा रहा था और बाकी जितने भी स्पोर्ट्स थे वो सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आने वाले थे। मीडिया ने भी उस टाइम पे क्रिकेट को ही ज़्यादा कवरेज दी और फुटबॉल की भी जो ब्रॉडकास्टिंग है वो करना कम कर दिया। स्कूल्स ने भी क्रिकेट को स्पोर्ट्स पीरियड में अपनी जो एक प्लेस दी। लेकिन ब्रांड्स ने क्या किया? ब्रांड्स ने जो है वो सचिन, धोनी, कपिल देव, कोहली, इन सबको जो है वो गॉड बनाना शुरू कर दिया। फुटबॉल को ना नेशनल अटेंशन मिला और ना ही उतना इमोशनल सपोर्ट भी, और इन्वेस्टमेंट तो कुछ कह ही नहीं सकते ना। अब भी उतना इन्वेस्टमेंट फुटबॉल में कोई कंपनी दिखाती है और ना ही गवर्नमेंट भी। अगर इंडिया में फुटबॉल का सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो वो है सिस्टम। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जिस पर खेल का फ्यूचर टिका होता है, वो खुद ही अंडर फंडेड, करप्ट और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से ग्रसित है। साल 2022 में फीफा ने इंडिया को सस्पेंड कर दिया था। क्यों? क्योंकि देश को वो ग्लोबल फुटबॉल से बैन कर दिया गया था। कारण सिर्फ यही था, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी और इंटरनल पॉलिटिक्स। एक देश जो खेल का महासागर बन सकता था, उसका गवर्निंग बॉडी ही फुटबॉल का टाइटैनिक बन गया। रीज़न इज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड लैक ऑफ स्टार पावर। अब देखो यार, एक मेरी बात ध्यान से समझो। अगर आप क्रिकेट देखना चालू किया, आपने क्यों किया? अगर लॉकडाउन किड्स हो गए तो विराट कोहली की वजह से, 2000 से 2005 के टाइम के प्लेयर है तो धोनी की वजह से, एंड हमारे फादर लोगों ने सचिन की वजह से। इन सब में कॉमन क्या था? एक स्टार। क्रिकेट के पास वो स्टार था, लेकिन फुटबॉल के पास वो नहीं था, क्योंकि इंडिया में फुटबॉल ही की मैचेस जो टीवी पर दिखाई देना भी बहुत कम था। जो लीग्स बनी वो रीजनल ही रह गई। कवरेज स्पैरोडिक था, कमेंट्री डेड एंड प्रेजेंटेशन तो और भी डल था। अब सोचिए, जब कोई बच्चा मेसी, रोनाल्डो को देखता है तो वो फुटबॉल से इंस्पायर होता है, लेकिन इंडिया में ना कोई आइकन है, ना कोई रोल मॉडल, और ना ही विराट कोहली, फुटबॉल का विराट कोहली है भी। सुनील छेत्री हमारे लेजेंड है इंडिया के, बट उनको वो सपोर्ट जो है वो देखने को नहीं मिलता। इंस्टाग्राम पर विराट कोहली के 240 से भी ज़्यादा मिलियन फॉलोअर्स हैं, एंड अगर वही सुनील छेत्री की बात की जाए तो 2 मिलियन के आसपास पर ही हो जाते हैं। इवन सुनील छेत्री हमारे लेजेंड तो है, लेकिन हाउस होल्ड नेम नहीं बन पाए हैं। उनको पूरी दुनिया जो फुटबॉल के
असली फैंस है वो तो जानते हैं। इंडिया के बाहर के जो फुटबॉल के फैंस हैं, जो कि दिल में फुटबॉल बसा है, वो सुनील छेत्री को जानते हैं। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो सुनील छेत्री का नाम भी आज तक सुनना नहीं है इंडिया में। दोस्तों, अब टाइम आ गया है ज़रा असलियत से मिलने का। अब ज़रा सोचिए कि जो फुटबॉल की फीफा रैंकिंग्स जुलाई 2025 के अनुसार इंडिया की रैंकिंग जो है वो 121 है, अफ़गानिस्तान की 151 एंड नेपाल की 183। कहने को हम साउथ एशिया में सबसे ऊपर है, लेकिन दुनिया के मंच पर हम अभी भी इनविजिबल है। अब ज़रा कुछ एशियन जायंट्स पर भी हम नज़र डालते हैं। जापान रैंक नंबर 17, साउथ कोरिया 23, ऑस्ट्रेलिया 24। इन देशों की आबादी इंडिया से 10 गुना से भी कम है, लेकिन फीफा वर्ल्ड कप्स में कंसिस्टेंट अपीयरेंस इनकी देखने को मिलती है। अगर रियलिटी चेक की बात की जाए तो 140 करोड़ की आबादी के बाद भी इंडिया ने आज तक एक बार भी फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका है। नॉट वंस, नॉट इवन क्लोज टू द फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स। अब ज़रा सोचिए, जब आइसलैंड जैसी 3 लाख की आबादी वाला देश 2018 का फीफा वर्ल्ड कप खेल सकता है, तो हम क्यों नहीं? क्यों इंडिया एक स्लीपिंग जायंट बनकर ही रह गया है? हमारे पास जनसंख्या है, यूथ है, एनर्जी है, लेकिन हमारे पास वो सिस्टम नहीं है जो कि हमें हमारे गोल तक पहुंचने में मदद करे। अब बात करते हैं साल 2014 की। इंडियन फुटबॉल को एक मिला एक अलग और अपना नया नाम, इंडियन सुपर लीग। आईपीएल की ही बेस पर फ्रेंचाइज बेस्ड लीग, सेलिब्रिटीज़, टीम ओनर्स, कॉर्पोरेट स्पॉन्सर और टीवी ग्लैमर ने सबने मिलकर फुटबॉल को एक मेन स्ट्रीम में लाने की फिर से कोशिश की। बड़े चैनल्स पर मैचेस लाइव होने लगे, सोशल मीडियाज़ पर टीम राइवलरी बनने लगी और स्टेडियम भी 15,000 से ज़्यादा से दर्शक जो है वो फुटबॉल मैच देखने आने लगे। रिलायंस हो गया, स्टार स्पोर्ट्स और हीरो जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स ने नामों ने मिलकर फुटबॉल को मार्केटिंग मशीन में बदला। रणबीर कपूर मुंबई सिटी के मालिक, अभिषेक बच्चन चेन्नई एफसी, सचिन तेंदुलकर केरला ब्लास्टर, सब ने विजिबिलिटी दी, यूथ को एक्साइट किया। आईएसएल ने फुटबॉल को एक नया लुक दिया, कहीं ना कहीं एक नई उम्मीद जगाई। बट सिर्फ आईएसएल ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि आईएसएल एक टॉप डाउन अप्रोच है, लेकिन ग्रास रूट्स में आज भी कोई मजबूत फाउंडेशन जो है वो इंडिया में फ़ुटबॉल के लिए तो नहीं है। प्रमोशन और रिलीगेशन सिस्टम भी नहीं है जो यूरोप में क्लब्स को ज़मीनी स्तर से उठाकर वर्ल्ड स्टेज तक पहुंचाता है। आईएसएल सिर्फ सिलेक्टेड सिटीज तक ही सीमित है, क्योंकि फुटबॉल की स्पिरिट हर गली हर ज़िले में होना चाहिए। दोस्तों, वीडियो के एट द एंड में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि फुटबॉल इंडिया में अनपॉपुलर नहीं है, बस इग्नोर्ड है। हमारे पास पैशन है, हमारे पास यूथ है, बस वो विजन नहीं है। एक दिन जब ये देश फुटबॉल को सीरियस लेगा, तब गवर्नमेंट से लेकर स्कूल तक सिस्टम बनेगा। जब फैंस सिर्फ आईपीएल के नहीं, आईपीएल के भी पोस्टर्स अपने कमरे में लगाएंगे, तब एशिया की नई ताकत पैदा होगी फुटबॉल में, और वो होगी इंडिया। और उस दिन जब इंडियन टीम फीफा वर्ल्ड कप में नेशनल एंथम बजते समय लाइन में खड़ी होगी, उस दिन पूरे देश को लगेगा हमने सिर्फ एक खेल नहीं, एक पहचान जीत ली है। कमेंट में आप लोग बताओ, क्या कभी इंडिया फीफा वर्ल्ड कप खेलेगा? लाइक करो अगर तुम भी चाहते हो कि फ़ुटबॉल की मेन स्ट्रीम जो है वो स्पोर्ट्स इंडिया में बने। और अगर ऐसे ही वीडियोस के बारे में जानना चाहते हो तो मेरे चैनल द मैग्नस माइंड को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, इस भाई को मत भूल जाना।